किसी भी भाषा के मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण यानी जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से की जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है कि आपके अंदर प्राणवायु कितना अधिक है। अगर एक मात्रिक स्वर इसे दूसरा भाषा में कहा जाता है, यानी मात्रा के उच्चारण में एक समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। दो समय लगे यानी द्विमात्रिक स्वर उसे दीर्घ कहते हैं। जैसे आ में एक जितना समय लगता है आ कहने में अ का जस्ट दूना लगता है। वैसे ही ई, ऊ, ए, ओ ये सारे जो हैं ये दीर्घ हैं। तो स्वरों की संख्या में ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं, यानी कुल मिला के 11 वर्ण हैं। अब आता है व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण किसी न किसी स्वर की सहायता से होती है, इसीलिए उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है टच करना यानी छूना। देखिए, उच्चारण के साथ साथ यह मनुष्य के किन्हीं अंगों को उच्चरित होते समय छूती है। जैसे स्पर्शी व्यंजन में, यानी अगर हम देखें तो ये मनुष्य के मुख ये गले से आता है और क वर्ग ये कंठ से है, च वर्ग ये तालु से है और ट वर्ग मूर्धा से है। मूर्धा यानी कि जीभ जो है आपके उसको उल्टा करके दोनों तरफ सटना चाहिए, इसे मूर्धा कहते हैं, यहां रहता है। त वर्ग ये दंत से है और प वर्ग आपका ओष्ठ से, तो इसे स्पर्शी कहते हैं। और ये स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, यानी कंठ से आप अगर देखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतः अस्त का मतलब ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण करते समय आपको अनुभव न हो कि कहां से उच्चरित होता है। इसमें य, र, ल, व 4 आते हैं। अब आता है ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय का अर्थ यहां घर्षण से है। तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तालु से तालाब्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दांत से दंत और ह कंठ से है। अब आता है प्रश्न कि पूछता है कि कितने वर्णमाला है। तो यहां पे कंफ्यूजन है, कहीं कहीं 48 रहता है, कहीं कहीं 52 होता है। तो देखिए, वास्तव में तो 48 है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 52 दिया है तो वर्णों की संख्या 52 हो जाएगी। कैसे होगी? तो देखिए, स्वर वर्ण अभी हमने 7 और 4 11 बताए। व्यंजन वर्ण 25 4 4 यानी 33। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, तो ये 2 पीस हो गए। संयुक्त व्यंजन तालाब्य श और र, ये स्र, क प्लस स, अक्ष, त प्लस र, त्र और ज प्लस ञ, ज्ञ। तो ये 4 संयुक्त वर्ण। और द्वित्व गुण, यहां देखिए ध्यान से, ये दोनों वर्णों में एक होता है ड और एक होता है अड़, एक होता है ढ और एक होता है ढ़। जैसे सड़क, सड़क में ये प्रयोग करते हैं, ऐसे करेंगे तो सड़क हो जाएगा। उसी तरह
ढक्कन और पढ़ना। तो ये यहाँ पे बिंदु जो आ जाता है तो पढ़ा, पढ़ा, तो ढ़ होता है। तो ये दो वर्ण यानी कि ढ, ढ़ और ढ, ये द्वित वर्ण। तो द्वित गुण वाले तो टोटल अगर जोड़िएगा तो 52 हो जाते हैं। तो इस तरह से वर्णों की संख्या 52 होती है। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श करने वाले जो व्यंजन है उनकी संख्या 25 होती है। अगला टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान कहां कहां से, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। इसमें जो कंठ से बोली जाने वाली है उसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण का मतलब होता है जिसका उच्चारण कंठ से हो, जैसे ओ, आ और क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, और ह तथा विसर्ग, इसका उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा तालव्य वर्ण ई, ये तालु से होता है, या और च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, तालव्य श और य, इसका उच्चारण तालु से। देखिए, य, र, ल, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत से, तालु से तालव्य। उसी तरह मूर्धन्य वर्ण, अभी हमने बताया मूर्धा किसे कहते हैं, उसमें री एवं ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, र और मूर्धन्य स, ये मूर्धा से उत्पन्न होता है। या दंत वर्ण यानी दांत से जो बोला जाए, ली, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और श। ओष्ठ से जो बोले जाते हैं उ और उ, या प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। अब क्या होता है कि दो अलग अलग स्थानों से एक ही वर्ण उच्चरित होते हैं। जैसे में व जो होता है, इसमें जितना दांत का महत्व है उतना ही ओष्ठ का महत्व है। ब और अ में अंतर है, ब पूरी तरह से ओष्ठ है जबकि व में दांत का भी यूज होता है। उसी तरह तालव्य और कंठ दोनों मिलके कंठ तालु बनाते हैं, यानी कि ए और ए का उच्चारण करके देखिए तो ये कम से कम दो अलग अलग स्थानों को स्पर्श करता है। फिर आता है कंठ और ओष्ठ, ओ और औ बोलते समय हम कंठ का भी यूज करते हैं और मुंह के आगे की बनावट यानी ओठ का भी यूज करते हैं। इसके अलावा ये पंचमाक्षर यानी अंतिम स्पर्शी व्यंजन का, उसे हम कहते हैं नासिक वर्ण, यानी इसे बोलते समय नाक से भी हवा आती है और इसे अनुस्वार भी कहते हैं। जैसे हमने पिछले बार बताया था, आप ध्यान दीजिए होंगे कि गंगा लिखना है तो गंगा में ये इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार को ना दिखाएं तो ऐसे लिखें ग, अंग में ग, आ, क्योंकि ग ये ग का पंचमाक्षर अंग है। उसी तरह से चंचल, इसे अगर बिना अनुस्वार लगाए लिखें तो चल, या अभी हमने व्यंजन लिखा तो व्य, ज, न। देखिए, ये जो बिंदु है ये अनुस्वार है, ये च के साथ मिलता है और च का पंचमाक्षर य है। उसी तरह से व्यंजन में ज में मिलता है तो ज का पंचमाक्षर य है। उसी तरह हम लिखते हैं आपको खंड, तो इसे लिखते हैं ख और ड का पंचमाक्षर न, इस तरह से। और चंदन, चंदन द में जुड़ेगा ये बिंदु तो च, द, न, इसलिए कि यहां द में न है। उसी तरह पंप, प म में जुड़ेगा तो पंप, प का पांचवाक्षर ये है। उसी तरह से देखिए संबंध, स ब में जुड़ेगा तो म आएगा,
और ध में जुड़ेगा तो न आएगा। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। अब आता है कुछ वर्णों में स्वर वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। अगर आप संधि विच्छेद में जाइएगा तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जाता है, महाजोड़ इंद्र महेंद्र हो जाता है। उसी तरह से अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, आ या ई। यानी आप अ या आ में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा। उसी तरह अ में ए जोड़ देंगे या आ में ए जोड़ेंगे तो ए हो जाता है। अ में उ जोड़ते हैं, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय ओ आता है, या आ में उ जोड़ते हैं तो भी ओ आता है। उसी प्रकार अ में उ जोड़ते हैं तो ओ आता है। और तो ये दिखाता है कि अ या आ में अगर हम ओ जोड़ दें तो अ हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि संयुक्त व्यंजन तालव्य श और र मिलके श्र हो जाते हैं, क और श मिलके छ हो जाते हैं, त तथा र मिलके त्र, और ज और ञ मिलके ज्ञ हो जाते हैं। इसका प्रयोग मिलेगा आगे, हम वर्ण विच्छेद में आपको बताएंगे। देखिए मात्राएं जैसे में अ के लिए कोई अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ अंग आ, इस सब की मात्रा दी गई है। अ के लिए कुछ नहीं है, आ के लिए एक केवल डंडी, ई के लिए इधर से, दीर्घ ई के लिए इधर से, ह्रस्व उ के लिए इधर, दीर्घ उ के लिए इधर, री के लिए। तो हम आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे में क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कौ, का। तो ये मात्राओं का दिया हुआ है और जिस वर्ण में लगेगा व्यंजन में उसी तरीके से उच्चारित होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों का तोड़ना। जैसे एक सिंपल हमने वर्ड शब्द लिया कमल, तो क एक व्यंजन है, इसमें बिना स्वर की सहायता के लिए नहीं बना, यानी क प्लस अ क हुआ। उसी तरह से म के लिए म प्लस अ म, और फिर ल के लिए ल प्लस अ। यहां ध्यान दीजिए कि व्यंजन में ही केवल हलंत लगाएंगे, इसको हलंत बोलते हैं, यानी इसमें कुछ न कुछ स्वर जरूर जुड़ेगा। यहां देखिए ये थोड़ा संयुक्ताक्षर है, तो प के बाद र, प्र। अब जब तक कोई स्वर नहीं आएगा तो पूरा वर्ण नहीं बनेगा, तो ये प्र के लिए हुआ। फिर आता है न, न में आ की मात्रा ना, फिर म, और इसमें अ की मात्रा। कुछ नहीं रहे तो वर्ण बिना, कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोली जाती है, इसलिए सब में देखिए यहां पे स्वर लगा हुआ। उसी तरह क्षत्रिय। अब देखिए अक्षर लिखने के लिए क प्लस स, अब हमको अ लिखेंगे तब ये छ होगा कंप्लीट। फिर त्र, त प्लस र। अब यहां देखिए ह्रस्व ई की मात्रा है, तो ह्रस्व ई, और फिर य प्लस अ। अगर हम प्रतिज्ञा का लिखें तो पहले प, फिर र, फिर अ, प्र हो गया, फिर त प्लस ह्रस्व ई, ह्रस्व ई,
ई, ज प्लस य प्लस आकार। यहां ध्यान दीजिए कि हर जगह ह्रस्व में हलंत है, यानी कि ये व्यंजन वर्ण में, और यहां ह्रस्व आया, यहां ह्रस्व आया, यहां दीर्घ हो गया। इस तरह से उ, अब उ तो स्वयं स्वर है, उसके बाद त, उ के बाद कोई भी स्वर नहीं है, उ स्वयं स्वर है। त जोड़ प जोड़ र जोड़ ए की मात्रा, तो ए, क स आ, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा। उसी तरह प्रार्थना, अब आप भी ट्राई कर सकते हैं। प प्लस र प्लस आ, प्रा हो गया, र प्लस थ। यहां देखिए र पहले आता है थ से, इसलिए र पहले लिखा है। र प्लस अ प्लस न प्लस आ। अब आता है श्रावण, श प्लस र प्लस आ, श्रा हो गया। फिर व प्लस अ प्लस ण प्लस अ। अगर अक्षरा के देखें तो अ प्लस क प्लस स प्लस अ प्लस र प्लस आ। अगर नक्षत्र का देखें तो न जोड़ अ, न हुआ। उसी तरह क जोड़ स, छ हो गया, इसमें अ की मात्रा लगा दिए, और त जोड़ र, त्र हुआ, अ की मात्रा लगा दें। व में ह्रस्व ई, द प्लस व प्लस आ प्लस न प्लस अ। उसी तरह से ग प्लस र प्लस अ जोड़ ह प्लस अ। अगर स्त्री की बात करें तो स प्लस त प्लस र प्लस ई, और दीर्घी। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है, और आपका वर्ण से संबंधित सारे हमने प्रश्न आने वाले जो भी हैं वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम शब्द पढ़ेंगे। थैंक यू।